में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसका कोड E203 है, इसके फर्स्ट टॉपिक डीसी सर्किट्स में जो सब टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और यू कैन से रेजिस्टिविटी। इससे पूर्व के लेक्चर श्रृंखला में हमने फंडामेंटल्स ऑफ करंट्स के बारे में चर्चा की थी और आज हम उसी टॉपिक डीसी सर्किट में एक सब टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये किसी भी पदार्थ का निर्भर करता है उस पदार्थ का मटेरियल क्या है और उस पदार्थ का शेप क्या है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे उस पदार्थ की प्रकृति या वो पदार्थ किस मटेरियल का बना है उस पर डिपेंड करता है और वो किस शेप में है, किस आकार में है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, ये एक किसी पदार्थ का बना हुआ और एक सिलेंड्रिकल शेप में या वायर बोल सकते हैं। ये लंबाई L लंबाई का वायर है, L इक्वल्स टू लेंथ, और ये लंबाई उसके इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ एक समान रूप से है। मतलब ये यहाँ जितना आपका इस वायर की मोटाई है वही आपकी यहाँ पर इस वायर की मोटाई, मतलब समरूप उसका जो आकार है वो समरूप होना चाहिए। ये उस तो यहाँ पर एक हमने वायर का एक छोटा सा पोर्शन दर्शाया है जिसमें हम उसके रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे उसका रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो जैसा हमने बताया कि किसी भी पदार्थ का जो रेजिस्टेंस है वो उसकी शेप और किस मटेरियल से बना है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने ये पदार्थ लिया है, ये शेप उसके लिए सिलेंड्रिकल टाइप की, जैसे वायर है आपका, जो तार है विद्युत का, कंडक्टिंग मटेरियल का बना है या इंसुलेटिंग मटेरियल का बना है या सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना है, उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये किस प्रकार इन शेप और उसके पदार्थ की जो क्वालिटी है किसका बना है वो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने एक सिलेंड्रिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक छोटा सा पोर्शन दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है कि ये जिस भी पदार्थ का बना हुआ है उस पदार्थ के का एक गुण धर्म है वो कहलाता है रो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेजिस्टिविटी कहलाता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। ये हमने जो भी ये मटेरियल लिया है, एक समरूप मटेरियल, इसकी लंबाई हमने मानी L लंबाई। हमें L लंबाई के एक पदार्थ का जिसका रेजिस्टिविटी रो है और जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये अगर आप इसको सामने से यहाँ से जब देखेंगे तो ये क्षेत्रफल जो दिखेगा आपको एकदम सर्कल वाला एरिया दिखेगा, ये हमारा एरिया है, इसको A से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर इस पदार्थ की तीन जो बातें हैं या तीन जो गुण धर्म हैं या तीन जो राशियाँ हैं वो ये है कि ये पदार्थ किससे बना है, वो पदार्थ के मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसकी पदार्थ की रेजिस्टिविटी क्या है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, इसको रो से, ग्रीक हमारा वर्ड है रो, ये कितनी लंबाई का मटेरियल है उसको L से डिनोट करते हैं, लेंथ, और इस पदार्थ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये अगर इसको हम साइड से देखेंगे तो ये कितना है एरिया है इसका, A से इसको हम डिनोट करते हैं। तो तीन राशि
हमारी है। तो इन राशियों के ऊपर और ये कैसे डिपेंड करता है, ये हम आगे इसकी विवेचना करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, इसी में यहाँ पर हमने एक ये दे रखा है कि इस पदार्थ का ये एल लंबाई, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और जिसकी रजिस्टिविटी रो है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसका सिंबल हमने, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, इसका सिंबल इस तरीके से दिखाया जाता है। तो रेजिस्टेंस का सिंबल है ये। अब हम देखते हैं किसी भी पदार्थ का या मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो तीन बातों पर या उस मटेरियल के तीन गुण धर्म पर निर्भर करता है। पहला है रो, और ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, स्थापित फॉर्मूला है कि किसी पदार्थ का जो रेजिस्टेंस है वो उसकी रजिस्टिविटी के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो है वो किसी भी पदार्थ का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर, वो उस पदार्थ के रजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा है कि किसी भी पदार्थ का जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है और लंबाई के जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे कोई एक पाइप है पानी का, उस पाइप का जितना ज़्यादा लंबाई होगी उसमें जो बहने वाला जो पानी होगा या द्रव होगा उसको उतने ही बहने में उसको प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। और ये जो गुणधर्म है ये हमारे एक रेजिस्टेंस में भी होता है कि अगर जितना ज़्यादा मटेरियल जो है उसकी जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उसमें से जो बहने वाले आवेश होंगे उनको उतना ही प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो इससे हम उसका समरूपता के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे जो मटेरियल है उसका लंबाई कितनी है, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना ही उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो किसी पदार्थ के जो समरूप आकार में है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तीसरा जो फीचर है वो है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम दे सकते हैं कि जैसे पानी का ही पाइप लें, अगर कोई पानी का पाइप है, एक पतला पाइप है और एक मोटा पाइप है, ठीक है, एक का एरिया कम है अनुप्रस्थ काट का, एक का एरिया ज़्यादा है, तो अगर पानी उसमें बहेगा तो जो ज़्यादा मोटा पाइप है या जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है उसमें पानी को बहने में कम घर्षण का सामना करना पड़ेगा। और जितना पाइप छोटा है या जितना छोटे व्यास का हमारा पाइप है तो उसमें जब पानी बहेगा तो उसको ज़्यादा प्रतिरोध या ज़्यादा घर्षण का सामना करना पड़ता है पानी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक। ये जो कंसेप्ट है ये हमारे प्रतिरोध के लिए लागू होता है। तो प्रतिरोध में अगर कोई पतला वायर है तो उसमें से आवेश को एक स्थान से दूसरे बिंदु तक जाने में ज़्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, और अगर कोई मोटा वायर है तो उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को पहुंचने में कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक भीड़ है किसी रोड के ऊपर, उसमें अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो अगर भीड़ ज़्यादा है तो उस व्यक्ति को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में उसको ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। तो उसको रेजिस्टेंस से हम उसको संबंधित कर सकते हैं। अगर भीड़ कम है तो वो व्यक्ति जल्दी से एक सिरे से दूसरे सिरे में, तो उसको वो बिना टकराए वो जल्दी वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये बातें हम एक रेजिस्टेंस में हम कह सकते हैं, एक मटेरियल का रेजिस्टेंस। तो इन तीनों चीज़ों को हम एक रूप में अगर लिखें तो रेजिस्टेंस जो है हमारा आर वो लंबाई के समानुपाती होता है पदार्थ की। वो पदार्थ किससे बना हुआ है उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है जो रो है, और उस पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिलोमानुपाती होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम मोटे रूप से जो मटेरियल है उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कंडक्टर्स, दूसरा है सेमीकंडक्टर्स और तीसरा है इंसुलेटर। ये कैटेगरी किस क्राइटेरिया, किस कसौटी पर बनाई गई है? ये रजिस्टिविटी के कसौटी पर बनाई गई है। तो रजिस्टिविटी के आधार पर हम पदार्थ को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कंडक्टर्स,
दूसरा है सेमीकंडक्टर्स और तीसरा है इंसुलेटर। कंडक्टर को चालक बोलते हैं, सेमीकंडक्टर को अर्धचालक बोलते हैं और इंसुलेटर को कुचालक बोलते हैं। अब इसमें जो कंडक्टर है या चालक है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है और सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो इन दोनों के बीच में होती है। मतलब एक चालक की प्रतिरोधकता सबसे कम और एक कुचालक की प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा और एक अर्धचालक की प्रतिरोधकता इन दोनों के बीच में होती है, चालक और अर्धचालक के बीच में होती है। फिर हम बात करते हैं अभी कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स की जो प्रतिरोधकता ये इसलिए कम होती है क्योंकि उसमें जो मुक्त आवेश होते हैं, फ्री चार्ज होते हैं, उसका घनत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जनरली जो हमारे मेटल्स हैं या धातु हैं वो हमारे अच्छे चालक के श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें जो आपके एक परमाणु को लें, उस परमाणु के जो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक से बहुत कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं। तो कभी भी जब हमारे उस पदार्थ के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उस पदार्थ को हम किसी बैटरी से अगर हम जोड़ेंगे तो उस पर विद्युत क्षेत्र लग गया तो उस विद्युत क्षेत्र से वो आवेश जो है उस पर एक फोर्स लगता है। तो आवेश जो है वो इस फोर्स को सहन नहीं कर पाता और अपने परमाणु के नाभिक से दूर चला जाता है। तो ये जो कैटेगरी है ये कंडक्टर में आती है। तो वहाँ पर जो मुक्त आवेश होते हैं वो उसके सबसे बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं, वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो कंडक्टर्स अच्छे चालक होते हैं और जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें क्या है कि जो चार्ज होते हैं, जो फ्री चार्ज हैं या मुक्त आवेश है या अर्धचालक पदार्थ हैं, उनमें कंडक्टर से थोड़े से कम होते हैं और इंसुलेटर जो है कुचालक उससे थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इसकी रेजिस्टिविटी चालक से थोड़ी ज़्यादा होती है और कुचालक से कम होती है। और ये जो रेजिस्टिविटी है उसकी प्रतिरोधकता है ये हम अर्धचालक में और कुछ बाहरी इम्प्योरिटीज या बाहरी धातु हम मिला करके उसकी प्रतिरोधकता को बदल सकते हैं या फ्री चार्ज जो है ना मुक्त आवेश की संख्या को बदल सकते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है इंसुलेटर या कुचालक। इसमें जो मुक्त आवेश होता है किसी भी परमाणु की बात करें तो उसमें इनकी संख्या लगभग नगण्य होती है, ठीक है, और सेमीकंडक्टर से बहुत ही कम होती है। इसलिए जब इस टाइप के पदार्थ को हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं और इस पर जब विद्युत क्षेत्र का बल लगता है तब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर, क्योंकि इनकी संख्या बहुत नगण्य होती है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में उस पदार्थ में ये इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित नहीं होते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है ही नहीं, नगण्य है। तो इसलिए क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स किसी पदार्थ में एक जगह से दूसरे पॉइंट तक या दूसरे बिंदु तक नहीं जाते हैं तो इसका मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो बहुत अच्छे कुचालक हैं। तो ये एक 3 कैटेगरी है किसी पदार्थ की, चालक, अर्धचालक और कुचालक, जिसको हम मुक्त आवेश के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जिससे हम एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एक कार हेडलाइट है जिसमें एक लैंप है, ये टंगस्टन का बना हुआ है या कहते हैं कि एक टंगस्टन का लैंप है, उसका प्रतिरोध है वो है 0.350 ओम और उसकी जो प्रतिरोधकता है वो है 5.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। अगर इफ द फिलामेंट इज ए सिलेंडर, अगर वो फिलामेंट हमारा बेलन रूप में है और उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो इस जो बेलन रूपी मटेरियल है, फिलामेंट है, इस बेलन का व्यास क्या होगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक बेलनाकार हमारा वायर है, किससे बना हुआ है? टंगस्टन का बना हुआ है। इसका प्रतिरोध 0.350 ओम है, उसकी प्रतिरोधकता 5.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर है। तो उस पदार्थ जो बेलनाकार है उसका व्यास हमें निकालना है। यहाँ पर जैसे कि आपको इस फॉर्मूले में देख सकते हैं
कि रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए। इसमें हमें 4 इसके अंदर चर हैं, उसमें से 3 चर का अगर हमें मान मालूम है तो चौथा हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ कौन कौन सा मान मालूम है हमें? आर पता है हमें, रो पता है हमें, लंबाई पता है हमें, एरिया हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर हम एरिया के रूप में इस इक्वेशन को लिखेंगे तो एरिया बराबर आ जाएगा रो एल बाई आर, रो एल बाई आर। इस इक्वेशन के अंदर हम ये जो दिए गई 3 वैल्यू इनको रखेंगे तो ए बराबर रो है 5.6 इंटू 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर, एल है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि सभी मात्रक हमें एक ही पद्धति में रखने हैं। तो यहाँ पर ओम है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों पद्धति में ओम ही रहेगा। लेकिन जैसे यहाँ पर लंबाई है वो हमारे CGS पद्धति में लिखी हुई है सेंटीमीटर, और हमारा प्रतिरोधकता लिखा हुआ है ओम इंटू मीटर में। या तो इसको ओम इंटू सेंटीमीटर में बदलें या इसको मीटर में बदलें, क्योंकि ये मीटर में है तो इसको मीटर में बदलें। हमने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदला है, तो 4 को 100 से डिवाइड कर दें, 100 का मतलब 10 की घात 2, तो 4/10 की घात 2 अगर यहाँ करेंगे तो 10 की घात 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगी। तो 4 इंटू 10 की घात -2, अब ये मीटर में आ गया है। ठीक है, ये दोनों पद ऊपर के हो गए, रो इंटू एल, और इन दोनों का गुणनफल को डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस जो 0.350 ओम है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया ए बराबर आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या फीट स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर एरिया आ गया है। और अब हमें क्या करना है कि कोई भी बेलन है उसके एरिया का हमें फॉर्मूला मालूम है, जो हम स्कूल में या प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। किसी भी बेलनाकार शेप है या आकार है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया बराबर पाई डी स्क्वायर बाई 4। डी का मतलब यहाँ पर व्यास है। ठीक है, तो इस व्यास को अगर हम, वैसे तो एरिया होता है किसी भी बेलना किसी भी अनुप्रस्थ काट वृत्त जो है, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वृत्ताकार है तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर डी बराबर हम 2 इंटू आर कर दें, आर क्या त्रिज्या, तो 2 इंटू आर का होल स्क्वायर हो गया 4 आर स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल, आर स्क्वायर बचा तो पाई आर स्क्वायर। तो एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर लिखें या पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिखें, एक ही बात। तो यहाँ हमें डायमीटर निकालना है, व्हाट इज इट्स डायमीटर, तो हमने डायमीटर के रूप में लिख लिया पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब इसको डायमीटर के लिए हम सॉल्व करेंगे तो डायमीटर बराबर आ जाएगा डी स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए डिवाइडेड बाई पाई, 4 इंटू ए डिवाइडेड बाई पाई। तो डी स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए हमारा एरिया है 6.4 इंटू 10 की घात -9 मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई पाई है 3.14। तो अल्टीमेटली हमने जो भी वैल्यू यहाँ आई वो डी स्क्वायर की आई, और दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो डी बराबर मीन्स डायमीटर बराबर 9 इंटू 10⁻⁵ मीटर। तो हमारा जो मटेरियल है जो बेलनाकार आकार का बना हुआ है उसका व्यास जो है वो होगा हमारा 9 इंटू 10 की घात -5 मीटर, क्योंकि डायमीटर लेंथ होती है इसलिए इसका मापक मीटर में है। इस टाइप से हम दिए गए इक्वेशन में जो रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए है, इसमें कोई भी 3 राशि दी हुई है तो हम चौथी राशि ज्ञात कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द concept of resistance and resistivity और specific resistivity। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसको आप पढ़ें। तो इससे पहले मेरे ये दो जो लेक्चर है करंट एंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इनके बारे में आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस lecture।